हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फाइनल की जो हमारी पेपर थर्ड की यूनिट चल रही थी, कौन सी, फोटोसिंथेसिस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो उसके अंदर हमने कल क्या देखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रोसेस होती है उसके अंदर जो काम आने वाले क्या होते हैं, वर्णक होते हैं। वो वर्णक कितने प्रकार के होते हैं और वर्णक कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो हमने कौन कौन से वर्णक पढ़े थे, पर्णहरित, कैरोटिनॉइड्स एंड बिली प्रोटीन्स और टेरिडाइन्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है वो होता है वर्णक, उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, वो कौन सा है। देखो, जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो किसके अंदर होती है, वो होती है हरित लवक के अंदर। किसके अंदर, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हरित लवक। हेडिंग डाल लेते हैं पहले, हरित लवक। यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेके अंत तक संपन्न होती है, क्या कहलाता है, हरित लवक कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि पादप कोशिकाओं के अंदर, पादप कोशिका क्यों लिखा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कौन क्या करती है, सिर्फ पादप कोशिकाएं करती है, इसलिए जो ये पादप कोशिकाओं में जो हरित लवक होता है पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी कि जो हरित लवक होता है उसके साइड में क्या होती है, जो झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक संपन्न होती है, क्या कहलाता है, हरित लवक कहलाता है। ठीक है, अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है वो हरित लवक के अंदर कंप्लीट होती है, यानी कि स्टार्ट भी कहाँ से होती है, हरित लवक से, और एंड भी कहाँ पे होती है, हरित लवक में। तो चलो अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इसकी मैंने तुम्हें पहले भी बनवाई थी, फिर भी एक बार अच्छे से फिर समझ लो। देखो, ये एक हरित लवक की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है वो देखते हैं। इसी हरित लवक के अंदर जो हमारी
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखो कैसे होती है। ये जो सबसे बाहर वाला जो हमारा राउंड है इसको बोलते हैं बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद देखो ये अंदर वाली जो झिल्ली होती है इसे बोलते हैं अंदर झिल्ली या फिर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरा पार्ट कहलाता है ग्रेना। क्या कहलाता है, ग्रेना। ये एक जो सिक्के टाइप संरचना है इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड। ठीक है, और ये जो तंतुनुमा इसमें स्ट्रक्चर है ये कहलाती है लैमेली। क्या कहलाती है, लैमेली। और इसके अंदर जो एक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो कण कहलाते हैं ओस्मियम रागी कण। कौन से, ओस्मियम रागी कण। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है इस लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ओके, अब मैट्रिक्स के अंदर देखो अब ये हरित लवक की स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। जब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दो चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो तो इस ग्रेनम के अंदर संपन्न होती है। किसके अंदर संपन्न होती है, ग्रेना के अंदर या ग्रेनम के अंदर। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना कि जो ग्रेना में होगी वो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और जो स्ट्रोमा में होती है वो होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये अब हमने स्ट्रक्चर देख ली है किसकी, हरित लवक की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि हरित लवक का संगठन, यानी कि जो हरित लवक होता है वो किस किस चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हरित लवक का रासायनिक संगठन। ठीक है, हरित लवक का रासायनिक संगठन। क्या क्या कुछ होता है हरित लवक में, सबसे पहले होती है एक नंबर पे प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन क्या करती है कि जो हरित लवक को अपने कार्य करने होते हैं उसके लिए एनर्जी प्रदान करती है। कितनी होती है, 40 से 56% प्रोटीन हरित लवक में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड नंबर पे पर्णहरित वर्णक। क्योंकि मेन तो जो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है वो कौन कराता है, पर्णहरित ही कराता है। तो पर्णहरित वर्णक भी कहाँ पे पाया जाता है, हरित लवक के अंदर। इसकी मात्रा कितनी होती है, 3 से 10%, 3 to 10%। ओके, उसके बाद है कैरोटीनॉइड्स। मैंने आपको कहा था ना कि पर्णहरित और कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं और उच्च कुल की पादपों में पाए जाते हैं। अब कैरोटीनॉइड कितने होते हैं, कैरोटीनॉइड पाए तो पर्णहरित के साथ ही जाते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो पर्णहरित से क्या होती है, कम होती है। यानी कि 1 से 2% ही लगभग आप मान सकते हो कि जो हमारे पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद है फॉस्फोलिपिड्स। क्या आगे, फॉस्फोलिपिड्स। हरित लवक के अंदर क्या पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड, जिनकी मात्रा कितनी होती है, 23 से 32%। ओके, उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स के बाद प्रोटीन के बाद उसके बाद हमारे पास है आरएनए। आरएनए कितना होता है, 5%। आरएनए 5%। उसके बाद आरएनए है तो डीएनए भी पाया जाएगा। देखो जो डीएनए होता है हरित लवक के अंदर, जो डीएनए पाया जाता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ओनली 1% पाया जाता है। और हरित लवक में पाए जाने वाले डीएनए को एक विशेष नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, इसको बोलते हैं ctDNA। ctDNA यानी कि
क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ओके, क्लियर है? उसके बाद डीएनए के बाद इसमें क्या पाया जाता है? देखो आरएनए ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा इनके अंदर और डीएनए कम मात्रा में। एंजाइम्स और कोएंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं में काम आते हैं। एंजाइम, सह एंजाइम या फिर कोएंजाइम। और विभिन्न प्रकार के में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं, फेरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, ईटीसी क्या पाए जाते हैं इनके अंदर? इनके अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स, जिंक। ये तो हो गया हमारे हरित लवक का रासायनिक संगठन, ठीक है। यानी कि ये किन किन चीजों से, कौन कौन से रसायनों से मिलके जो हरित लवक है वो बनता है। प्रोटीन होती है 40 to 56%, पर्णहरित 3 to 10%, कैरोटीनॉइड्स 1 to 2%, फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस और लिपिड से मिलके जो लिपिड्स बनते हैं। उसके बाद आरएनए, डीएनए, इसमें पाए जाने वाले डीएनए को क्या बोलते हैं? सिटीडीएनए यानी कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए। उसके बाद एंजाइम्स, एंजाइम, फेरस, मैग्नीशियम। अब देखो जो हरित लवक होता है, हरित लवक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है इस डीएनए की? इस डीएनए की खासियत यह है कि जो नॉर्मल उच्च वर्ग के पादप होते हैं उनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए कैसा होता है? वो डीएनए विकसित डीएनए होता है, यानी कि सर्पिलाकार डीएनए होता है। आपने पढ़ी होगी डीएनए की स्ट्रक्चर की, जो डीएनए होता है वो इस शेप में पाया जाता है। ये 3' 5' सिरा पढ़ी होगी ना आपने स्ट्रक्चर इसकी। इस प्रकार का जो डीएनए होता है वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है विकसित जीवों में। लेकिन जो हरित लवक है, हरित लवक का जो डीएनए होता है वो वलयाकार डीएनए होता है। कैसा होता है? वलयाकार। वलयाकार मतलब इस टाइप से राउंड शेप, ठीक है। यानी कि हरित लवक का डीएनए सर्पिलाकार डीएनए ना होकर कैसा डीएनए होता है? वलयाकार डीएनए होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको? उसके बाद देखो हमने अभी टर्म पढ़ी थी पहले जब हम स्ट्रक्चर पढ़े थे हरित लवक की, उसमें लिखा था कि जो हरित लवक होता है वो क्या होता है? हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब इसका मतलब क्या है कि जो देखो कोशिकाओं में, कोशिका के जो अंग है उनके अंदर दो ही ऐसे कोशिकांग हैं जो क्या पाए जाते हैं? जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बाकी सारे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन कोशिका के अंग है, ठीक है। अब डबल मेम्ब्रेन कौन से? एक तो हरित लवक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो हमने जो यहाँ पढ़ा था इसके अंदर की जो अभी ये सारा इसके अंदर जो लिक्विड पाया जा रहा है, ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड को हम कहते हैं स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। क्या? स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। अभी जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स है इसको पिट्ठिका भी बोलते हैं। इस जो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये ग्रेना है, इनके अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और ये स्ट्रोमा इनके अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब देखो एक और वर्ड है हमारे पास हरित लवक की स्वायत्तता। क्या है? हरित लवक की स्वायत्तता। क्या होती है हरित लवक की स्वायत्तता? देखो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट ऑटोनॉमी का मतलब है, देखो दो ही ऐसे अंग है कोशिका के अंदर जिनके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और दो ही ऐसे कोशिका अंग है जो क्या प्रदर्शित करते हैं? स्वायत्तता प्रदर्शित करते हैं। स्वायत्तता का मतलब है कि जो हरित लवक होता है उसके अंदर अपने अंदर ही क्या होता है? इतना प्रोटीन, लिपिड्स और सब होते हैं कि वो अपना भोजन है जो वो खुद बना सकते हैं। वो खुद की वृद्धि के लिए किसी और कोशिका के अंग पे डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसा ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कि वो अपने लिए भोजन का निर्माण खुद कर सकते हैं, वो किसी दूसरे की कोशिका अंग पे निर्भर नहीं करते। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और दोनों के दोनों क्या प्रदर्शित करते हैं? स्वायत्तता प्रदर्शित करते हैं। स्वायत्तता का मतलब कि दोनों के दोनों के अंदर इतना प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं कि ये खुद का भोजन खुद बना ले और किसी दूसरे पे डिपेंड ना करें, ठीक है। उसके बाद देखो हमने एक नाम पढ़ा था जिसका नाम था थाइलेकॉइड। क्या था? थाइलेकॉइड।
कहाँ थे? ये देखो थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर है। अब थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? थाइलेकॉइड के अंदर होते हैं क्वांटासोम्स। क्या होते हैं? इसकी भीतरी सतह पर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटासोम्स। अभी क्वांटासोम्स का क्या काम होता है? देखो, क्वांटा मतलब क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश बंडलों के रूप में आता है उसे क्वांटा बोलते हैं ना। पढ़ा होगा आपने कि जो सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पे आता है वो एक बंडल्स के रूप में, यानी कि पैकेट्स के रूप में आता है, और उस पैकेट या उन बंडल्स को क्या बोलते हैं? हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो क्वांटा होते हैं, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, उनको जो हरित लवक है उसको कौन सा क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, अपने अंदर। तो ये जो क्वांटासोम्स कण होते हैं, ये क्वांटासोम्स कण क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश क्वांटा के रूप में आता है और उसको कौन से कण अवशोषित करते हैं? क्वांटासोम्स अवशोषित करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, और क्वांटासोम्स का, ये थाइलेकॉइड का और क्वांटासोम्स का कार्य क्या होता है? और इसके अंदर एक और होता है, देखो, ओस्मियम रागी कण लिखे थे ना हमने यहाँ, ये रे ओस्मियम रागी कण। अब ये ओस्मियम रागी कणों का काम क्या होता है? ओस्मियम रागी कण क्या करते हैं? ये जो थाइलेकॉइड की भित्तियां हैं, थाइलेकॉइड की भित्तियों का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं? वो ओस्मियम रागी कण करते हैं। ठीक है। और हरित लवक के कार्य क्या होते हैं? तो पता ही है, प्रकाश संश्लेषण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपको हरित लवक स्ट्रक्चर और क्रियाविधि समझ आ गई। अब हम आगे वाला टॉपिक करते हैं। हमारा जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण? देखते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो हरे पादप होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। हरित लवक के अंदर संपन्न होने के लिए, ठीक है, अब हरित लवक के अंदर जो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको संपन्न होने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को संपन्न होने के लिए एक कच्चे पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जब पादपों को जल और CO2 आवश्यक रूप में मिलेंगे। ठीक है, जल और जब CO2 आवश्यक रूप में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे? ये CO2 का स्थिरीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? स्थिरीकरण या स्वांगीकरण, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बनिक पदार्थों में, यानी कि अपने भोजन में परिवर्तित कर देंगे, और O2 को, यानी कि ऑक्सीजन गैस को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश संश्लेषण के दो प्रमुख कच्चे पदार्थ हैं। पौधों के पर्णहरित और अन्य वर्ग प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर इसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है उसकी हम क्या लिखते हैं? समीकरण लिखते हैं। पहले भी मैंने आपको लिखवाई थी उसकी समीकरण, 6CO2 प्लस 12H2O। क्या लिया हमने कच्चे पदार्थ के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया, और पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल या पर्णहरित, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाएंगे? ये C6H12O6 प्लस 6O2 रिलीज। समझ आ गई आपको किसकी डेफिनेशन है? और सॉरी, किसकी? ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की। और अणु, जो जल के अणु लिए थे, और जल के अणु कितने मुक्त होंगे? 6H2O। कितने मुक्त होंगे? 6H2O। और जो O2 है वो हो जाएगी एनवायरनमेंट में रिलीज। अब देखो ये जो बना है हमारे पास, ये चीज क्या बनी है? ये हमारे पास कार्बनिक पदार्थ बने हैं। कौन से कार्बनिक पदार्थ? जिनको उपयोग जो पौधे हैं किसके रूप में करेंगे? भोजन के रूप में करेंगे। इसको हम बोल सकते हैं हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज शर्करा। अब इसको हेक्सोज शर्करा क्यों बोलेंगे? देखो, क्योंकि इसमें जो कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है? 6, और 6 कार्बन युक्त अगर कोई भी चीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं? हेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सोज बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, अभिक्रिया है, क्या ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है?
बताइए। देखो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या डिफरेंस होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ पे हमें रिएक्शन करवाने के लिए किसी भी एलिमेंट को हमें क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। और ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण से हमें ऊर्जा मिलती है, तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की दो प्रावस्थाएं होती हैं, देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दो प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है। इनकी दो चरणों में जो प्रकाश संश्लेषण है वो संपन्न होता है। कौन कौन सी आपको बताइए ना मैंने। फर्स्ट इज प्रकाशिक अभिक्रिया, या फिर लाइट रिएक्शन। फर्स्ट कौन सी है, प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर लाइट रिएक्शन। और सेकंड है हमारे पास अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये तो होगी ग्रेना में, कहाँ होगी, हरित लवक के ग्रेना भाग में। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये कहाँ होगी, ये होगी हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में। ठीक है। अब जो देखो प्रकाशिक, ऐसा नहीं है कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो अंधेरे में होगी और प्रकाशिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होगी। दोनों की दोनों अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं, दिन में होती हैं। जब प्रकाशिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है उसके कुछ समय बाद ही कौन सी अभिक्रिया शुरू हो जाती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, अब जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसको संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद देखो कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसके अंदर क्या होगा, प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है। ठीक है। जो ऑक्सीजन का निकास होता है वो किस अभिक्रिया के अंदर होता है, वो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर होता है। यानी कि जो विकिरण ऊर्जा है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, बेसिक देख लेते हैं हम, फिर इसको डिटेल में पढ़ना है। प्रकाशिक अभिक्रिया में रिएक्शन में सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तथा एटीपी ऊर्जा के रूप में किसका निर्माण होता है, एटीपी एंड NADPH2। किसका निर्माण होता है, एटीपी एंड NADPH2 का निर्माण होता है। देखो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऊर्जा के रूप में एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अभी जो प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर एटीपी और NADPH2 बनी है, ये एटीपी और NADPH2 किसमें जाते हैं, ये जाते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और NADPH2 का यूज करके एटीपी व NADPH2 का प्रयोग करके CO2 का अपचयन करवाया जाता है। अपचयन करवाया जाता है व साथ ही कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का या भोज्य पदार्थों का
निर्माण होता है। समझ आ गया कि प्रकाशिक अभिक्रिया में एटीपी और NADPH2 बनेंगे। उस NADPH2 और ATP का यूज अप्रकाशिक अभिक्रिया में किया जाएगा और किसका निर्माण किया जाएगा? CO2 का अपचयन करके भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब प्रकाशिक अभिक्रिया में भी 3-4 स्टेप में संपन्न होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया भी आगे संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में हमें पढ़ना है रेड ड्रॉप इफेक्ट, एमर्सन इफेक्ट, फोटो निकाय फर्स्ट, फोटो निकाय सेकंड, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ये सब पढ़ना है हमें प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर। और अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर हमें पढ़ना है C3 साइकिल, C4 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल। ठीक है, तो अब प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम कल शुरू करेंगे। उससे पहले एक हमारे पास और टर्म है जल फोटोलाइस यानी कि प्रकाश अपघटन। अब ये प्रकाश अपघटन क्या होता है? क्या वर्ड है? प्रकाश अपघटन। देखो प्रकाश नेम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अपघटन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश अपघटन। लेकिन ये अपघटन हो किसका रहा है? देखो जब पौधे को प्रकाश मिलता है तो प्रकाश को प्राप्त करके जल के अणुओं का विघटित हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश अपघटन कहलाता है। यानी कि जब पादप को प्रकाश मिलता है तो जो जल का अणु है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश अपघटन या फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।